हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई चल रही है। देखिए, आप देख रहे हैं अपना मनपसंद स्टडी चैनल अल्फा इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसमें देखिए भाई, आज का जो ये क्लास है कक्षा 10 का, ठीक है, क्लास 10th के विज्ञान के फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताएंगे। 20 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जिसमें से देखिए 50% जो है, 101% आपका इसी में से आएगा। 50% ये गारंटी है मेरा। तो आप लोग इसको देखिए, एक बार पूरा ये याद कर लीजिए, ठीक है। इसी में से आने वाला 50% कन्फर्म है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले, मतलब आपका कन्फर्म हो जाएगा ऑब्जेक्टिव अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं तो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जितने भी लोग चैनल पे नए हैं, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए वीडियो को और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आने वाले और जो अगले क्लास हैं उसके आपको लिंक समय पर मिलते रहें। समय पर उसके लिंक क्या हो भाई, मिलते रहें। ठीक है, और देखिए इसको आप शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड को, जिनको नहीं पता है, जो नहीं जानते हैं उनको शेयर भी कर दीजिए इसके बारे में। ठीक है, इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए तो देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। सबसे अधिक किस माध्यम में वेग होगा प्रकाश का, ये बताना है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होगा, वायु में, जल में, कांच में या निर्वात में, किस में सबसे अधिक होगा। तो सबसे अधिक देखिए जो होगा भाई प्रकाश का वेग, निर्वात में होगा। किस में रहेगा देखिए, सबसे अधिक जो वेग आएगा प्रकाश का वो किस में रहेगा देखिए, निर्वात में। निर्वात में क्या होता है, सबसे अधिक वेग होता है। ठीक है, क्योंकि निर्वात का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा सही है। इसमें से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश सीधी रेखा में गति करता है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है या प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। कौन सा इसमें से सही है भाई, देखिए इसमें से ये है कि प्रकाश क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है, ये सही है। अनुदैर्ध्य तरंग है तो ये विद्युत चुंबकीय भी होगा और ये क्या होगा भाई, सीधी रेखा में भी चलेगा। ठीक है, प्रकाश क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग है। क्लियर है, ठीक है। तो प्रकाश क्या है भाई, अनुदैर्ध्य है, अनुदैर्ध्य तरंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या देखिए आर बराबर दे दिया है 32 सेंटीमीटर। तो यह बराबर क्या होता है, फोकस दूरी होती है देखिए वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। 32 के बटा क्या कर देंगे हम 2, तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 16। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। देखिए ख नंबर 16 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए वक्रता त्रिज्या दिया था, वक्रता त्रिज्या दिया था और हमसे पूछा क्या है, फोकस दूरी पूछा है। तो क्या कर देंगे हम, वक्रता त्रिज्या जो होता है फोकस दूरी देखिए क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। तो हम क्या कर देंगे 32 का आधा 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, अनंत पर बनता है या ध्रुव पर बनता है। अवतल दर्पण के फोकस पर। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे भाई, प्रतिबिंब बना के हम देख ही लेते हैं। देखिए ये देखिए, ये एक क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, ये क्या है, अवतल दर्पण है। इसका देखिए ये ध्रुव है, ये इसका फोकस है और ये केंद्र है। तो देखिए जब इसके हम क्या करेंगे, कोई वस्तु हम इसके फोकस पर रखेंगे तो पहला प्रकाश किरण आएगा ऐसे फोकस से चला जाएगा, दूसरा कहाँ से आएगा, प्रकाशिक केंद्र से आएगा। तो ये देखिए दोनों चली जाती रहेंगी किरणें, समांतर जाएंगी। तो समांतर किरणें एक दूसरे को कहाँ पर काटती हैं, अनंत पर। तो अवतल दर्पण पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भाई, अवतल दर्पण पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब देखिए क्या हो रहा है, ये किरणें सीधी जा रही हैं, सीधी जा रही हैं तो कहीं पर काटेंगे नहीं, हम मान लेंगे कि कहाँ काटेंगी, अनंत पर। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर। अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए, वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर
या इनमें से सभी? क्या होता है? वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या होता है भाई? देखिए वक्रता त्रिज्या मतलब दूरी होता है। त्रिज्या क्या होती है? दूरी। दूरी का मात्रक तो मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, या फिर आपका मिलीमीटर में हो सकता है, डेसीमीटर में हो सकता है, किलोमीटर, कोई भी हो सकता है। तो इनमें से क्या हो जाएगा? सभी मीटर में होना चाहिए। अब चाहे वो सेंटीमीटर है, डेसीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर है। मीटर है तो त्रिज्या मतलब दूरी का मात्रक वही होता है। दूरी का मात्रक सब में होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। किसका? जल का अपवर्तनांक अधिकतम होगा, या कांच का होगा, या फिर हीरे का, या तारपीन का? फिर वायु के सापेक्ष किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा? सबसे अधिक किसका अपवर्तनांक होगा? तो याद रखिए सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होता है किसका होता है भाई? सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरे का। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो वायु के सापेक्ष अधिकतम अपवर्तनांक किसका होगा? हीरा। हीरा का अपवर्तनांक क्या होता है? अधिकतम होता है। स्वस्थ नेत्रों का निकट बिंदु होता है। जिनकी नेत्र स्वस्थ होती है, साफ होती है, उनको अधिक से अधिक कितना दूरी तक दिखाई देना चाहिए? स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है। कहां पर होता है भाई? अनंत पर होता है, 35 सेंटीमीटर पर होता है, 25 सेंटीमीटर पर होता है, या फिर 30 पर या 25 पर? किस पे होगा? तो देखिए यदि नेत्र स्वस्थ है तो उस मनुष्य को 25 सेमी, कम से कम 25 सेमी दूरी तक दिखना चाहिए। 25 सेमी से अधिक पास कर देते हैं तो नहीं दिखना चाहिए, साफ साफ नहीं दिख। 25 के पास कर देंगे तो अस्पष्ट नहीं दिखना चाहिए। 25 सेंटीमीटर पर अस्पष्ट देखे, जैसे पास लेकर जाने लगे कम दिखना चाहिए। तो मतलब कि स्वस्थ नेत्र है तो इसका जो आपका निकट बिंदु रहेगा कहाँ पर रहेगा? 25 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा भाई? 25 सेंटीमीटर पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेत्र लेंस होता है अभिसारी, अपसारी, अभिसारी या अपसारी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नेत्र लेंस क्या होता है? अभिसारी होता है कि अपसारी होता है? तो देखिए जो अभिसारी होता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, उसे अभिसारी कहते हैं। और अवतल लेंस क्या करता है? अवतल लेंस प्रकाश किरणों को दूर तक फैलाता है, उसे क्या कहते हैं? अपसारी। तो उत्तल लेंस, जो नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। कैसा होता है भाई? उत्तल लेंस। तो ये किस प्रकृति का होगा? अभिसारी प्रकृति का होगा। देखिए उत्तल लेंस है तो प्रकाश किरण को इकट्ठा करेगा मतलब अभिसारी, अवतल लेंस है तो फैलाएगा मतलब अपसारी। आगे देखिए, मनुष्य लेंस होता है। मनुष्य का जो लेंस होता है, नेत्र लेंस होता है, सीधे सीधे मनुष्य नेत्र लेंस कह सकते हैं। नेत्र, या केवल मनुष्य लेंस, या फिर मनुष्य का नेत्र लेंस। नेत्र लेंस उसके आंख का जो लेंस होता है वो कहा देखिए कैसा होता है नहीं पूछा है, ऑप्शन के अनुसार देखना है। यहां भी देखिए यही था, नेत्र लेंस होता है तो अभिसारी, अपसारी दिया था तो अभिसारी लगा दिए। यहां भी सेम क्वेश्चन दिया है, नेत्र लेंस होता है, लेकिन कैसा होता है? रेटिना पर होता है, रेटिना के आगे होता है, रेटिना के पीछे होता है, अनंत पर होता है। तो अनंत पर तो होगा नहीं। जब भी देखिए लेंस रहेगा तो नेत्र के अंदर ही होगा, नेत्र में ही होगा, अनंत पर तो जाएगा नहीं। तो कहां पर भाई? अनंत पर तो होगा नहीं। अब रेटिना पर तो होगा नहीं, क्योंकि रेटिना पर तो प्रतिबिंब बनता है, और रेटिना के कहां होगा? आगे। आगे रहेगा उत्तल लेंस, तभी तो उसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब पीछे बनता है, तो पीछे बनता है तो मतलब रेटिना पे तो प्रतिबिंब बनता है। अब वो उसके आगे रहेगा तभी तो पीछे जाकर रेटिना पे बनेगा। नेक्स्ट देखिए, सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर पर होता है, अनंत पर होता है, 50 सेमी पर होता है, या किस पर होता है? 10 सेंटीमीटर पर होता है। किस पे होता है बताइए? 25 सेमी पर या अनंत पर? तो देखिए दूर बिंदु, निकट बिंदु हम पढ़े थे 25 की। हमें अगर हमारा आंख सही है, नेत्र सही है, तो हमें कम से कम 25 सेमी पर दिखाई देना चाहिए। जिसको 25 सेमी से कम दिखाई दे रहा है वो क्या है? उसका नेत्र दोष युक्त है। तो अब देखिए सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होगा? अनंत। अगर हमारा नेत्र सामान्य है, स्वस्थ है, तो हमें अनंत की वस्तु भी आसानी से दिखाई देनी चाहिए। अनंत पर रखी वस्तु भी आसानी से दिखाई देनी चाहिए। ठीक है, अगला देखिए क्या है। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु चश्मे में क्या प्रयुक्त करना चाहिए? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण? तो पहले तो ये ध्यान दीजिए कि
दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, दर्पण का तो करते नहीं, तो ये दोनों तो पहले ही क्या हो गए, गलत हो गए, दर्पण है। अब बचा लेंस। तो देखिए जैसा नाम रहता है वैसा ही लेंस उपयोग होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल आता है, दूर की बात आ रही तो उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष पास आ रहा है, मतलब अवतल लेंस। किसका उपयोग करेंगे, अवतल लेंस का। ध्यान सुनिए, दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट दृष्टि दोष रहेगा, निकट की भावना पास की आ रही तो अवतल, पास वाला, जो जिसका अर्थ पास के लिए लगे, अवतल आने वाला। और दूर दृष्टि दोष में जाने वाला मतलब दूर जा रहा है तो वो क्या होगा, उत्तल लेंस का करेंगे। अगर जरा दृष्टि दोष दे देगा तो जरा दृष्टि दोष में उत्तल लेंस अवतल लेंस दोनों होता है, तो मतलब सही, जरा दृष्टि दोष में दूर और निकट दोनों दोष होते हैं, तो उसमें उत्तल अवतल दोनों का उपयोग करेंगे। तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए क्या करते हैं, हम अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अगला देखिए क्या है, निम्नांकित में से कौन सा कथन ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है। निम्नलिखित में से, निम्नांकित में से कौन सा कथन है जो ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है। देखिए ओम का नियम क्या होता है, देखिए V = I/R, ये ओम का नियम है। या तो देखिए V/I = R, ये क्या होता है, नियतांक, नियतांक, ठीक है। अगर हम I/V करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, नियतांक। यही 3 नियम होते हैं, ठीक है ना, यही 3 नियम देखिए आते हैं। अब देखिए इसमें दिया धारा बटे विभवांतर नियतांक, धारा बटे विभवांतर नियतांक, तो ये तो सही है। फिर ये देखिए दिया कि विभवांतर बटे धारा, विभवांतर बटे धारा बराबर नियतांक, ये भी सही हो गया। अब देखिए विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, विभवांतर बराबर धारा गुणे प्रतिरोध, तो ये भी सही हो गया। अब यहाँ देखिए धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध, जबकि अगर हम धारा का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, भाग दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, गुणा हो रहा है, तो ये मतलब ये क्या है, यही गलत है, व्यक्त नहीं करता। कौन नहीं करता ये बताना है, ये तो तीनों कर रहे हैं, यही एक है जो कि देखिए हम धारा का मान निकालेंगे तो धारा I = V/R होगा, भाग होगा। यहाँ पे क्या है, विभवांतर V/R हो गया, तो ये क्या है, गलत है, यह क्या है, ओम के नियम को व्यक्त नहीं करता है। आगे देखिए, विद्युत विभवांतर का मात्रक है एम्पियर, वोल्ट, ओम या वाट। विद्युत विभवांतर का मात्रक इसमें से क्या है, देखिए विभवांतर देखिए जो होता है, विभवांतर देखिए V बराबर होता है W/Q, इसका मतलब होता है जूल पर कूलाम, या इसी को हम कहते हैं वोल्ट। क्या कहते हैं, वोल्ट। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो ये हो जाएगा ग नंबर, कि विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है भाई, वोल्ट होता है। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, पहले तो देखिए 10⁻⁻19 कूलाम होता है, किसी पर भी आवेश हो, -19 आता है, प्लस आगे दोनों, तो ये तो पहले गलत हो गए। और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, क्या होता है, ऋण आवेश होता है, तो माइनस वाला सही होगा। प्रोटॉन पूछता तो धन आवेश होता है, प्रोटॉन पे धन आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा, देखिए इसमें देखिए पहले दे दिया धारा I = 2 एम्पियर, और क्या दे दिया है, समय t = 2 सेकेंड। अब पूछ रहा है आवेश की मात्रा, तो Q बराबर क्या होती है, I/t, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है, 4 कूलाम, कितना आ जाएगा भाई, 4 कूलाम। तो देखिए 4 कूलाम, 1 कूलाम, 6 कूलाम, 8 कूलाम, कितना हो जाएगा, 4 कूलाम, ठीक है। क्या हो जाएगा भाई, 4 कूलाम हो जाएगा, क्लियर है, 4 कूलाम। आगे देखिए, 2 विद्युत बल्ब की सामर्थ्य, यहाँ पे देखिए सामर्थ्य रहेगा, ठीक है, सामर्थ्य, 2 विद्युत बल्ब की सामर्थ्य 60 वाट और 100 वाट है, ठीक है। मतलब देखिए P1 बराबर कितना हो गया, 60 वाट, और P2 बराबर कितना हो गया, 100 वाट। और देखिए V1 बराबर V2, दोनों दे दिया, दोनों 220 वोल्ट पर कार्य करते हैं, मतलब दोनों का मान कितना हो गया, 220 वोल्ट, ठीक है। अब क्या पूछा, इनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम पढ़े हैं प्रतिरोध जो होता है, देखिए पहले P बराबर हम पढ़े हैं V² / R,
तो r बराबर क्या हो जाएगा, देखिए v स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा p। तो देखिए जब हम r1 बटे r2 करेंगे दोनों का अनुपात तो हो जाएगा v स्क्वायर बटे p1 बटे v स्क्वायर बटे p2। v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल, यह आ जाएगा p2 के बटे p1। p2 का मान देखिए कितना है 100 के बटे 60, एक जीरो कट गया, 2 से काट दो, 5 के बटा 3। क्या अनुपात आ गया भाई, अनुपात आ गया 5/3। 5/3 कौन सा है, देखिए ए नंबर पहला है। देखिए ये दोनों मान दिए थे, प्रतिरोध के लिए होता है v स्क्वायर बटे पी। R1 के लिए क्या हो जाएगा v स्क्वायर बटे p1, R2 के लिए क्या हो जाएगा v स्क्वायर बटे p2। p2 जाएगा ऊपर तो p2 का मान 100 है और p1 का मान 60 है, भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 5/3। राइट आंसर ए नंबर। अगला देखिए, वैद्युत शक्ति का मात्रक होता है, वैद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, वैद्युत शक्ति का मात्रक, वैद्युत शक्ति देखिए P बराबर होता है V इंटू आई, ठीक है, मतलब वोल्ट एम्पियर, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोल देते हैं भाई वाट। क्या बोल देते हैं, अब वाट। अभी देखिए आया था शक्ति, सामर्थ्य या शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा भाई, वाट हो जाएगा, ख नंबर क्या हो जाएगा, वाट। क्लियर है। आगे देखिए, किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है इलेक्ट्रॉन द्वारा, प्रोटॉन द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। न्यूट्रॉन तो होता नहीं है, उदासीन हो गया। प्रोटॉन देखिए धन आवेश रहता है, ये किसी के पास जाएगा नहीं, जिसके पास अधिक पैसा रहेगा वो क्यों किसी के पास जाएगा, जिसके पास नहीं रहेगा वो जाएगा दूसरे से लेने। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋण आवेश होता है, इसको कमी है, ऋण मतलब घट रहा है, ये इसकी मात्रा कम है तो यही जाएगा प्लस वाले के पास लेने। तो इसी के प्रवाह के कारण, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण क्या होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही तो गति करते हैं। न्यूट्रॉन को तो मतलब ही नहीं है कहीं जाने की, न्यूट्रॉन जाएगा नहीं, और प्रोटॉन तो धन आवेश है वो भी नहीं जाएगा, बचा यही इलेक्ट्रॉन। आगे देखिए, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत जल विद्युत, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा या तो पेट्रोलियम। तो जीवाश्म जितने भी होते हैं पेट्रोलियम, जीवाश्म मतलब जो अंदर पृथ्वी के अंदर दबकर सड़ गल के ऊर्जा बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, जीवाश्म ऊर्जा। तो पेट्रोलियम तो वही होता है जो लकड़ी वगैरह जो भी है, जो पृथ्वी के अंदर कई साल से दबे हैं वो सड़ गल के क्या करते हैं, पेट्रोलियम का निर्माण करते हैं, इसमें पेट्रोल, डीजल, कोयला सब मिलता है, तो सभी को कहते हैं जीवाश्म ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन। तो इसका क्या स्रोत क्या है, पेट्रोलियम। सूर्य में उत्पन्न ऊर्जा का कारण है नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, रेडियो एक्टिव विघटन या उच्च ताप। तो देखिए सूर्य में जो होता है वो नाभिकीय संलयन से, सूर्य को जो ऊर्जा मिलती है भाई किससे मिलती है, नाभिकीय संलयन, उसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में संलयित होते हैं, जुड़ते हैं, जिनसे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो ये क्या होता है, नाभिकीय संलयन से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये देखिए हमारे फिजिक्स 10th के क्या थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिसमें से कन्फर्म है आपके आएंगे, बोले 50%। अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं, पेपर में जाने से पहले अगर ये पूरा तैयार कर लेते हैं तो पेपर में देखेंगे इसी में से आएंगे आपके परसेंटेज, ठीक है, ऑब्जेक्टिव। तो आगे भी आपके लिए अभी सब्जेक्टिव न्यूमेरिकल क्लास लेकर आते रहेंगे, लेकिन आप लोगों को सभी क्लास अगर तैयारी अच्छे से करने क्या करना है भाई, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड जो नहीं जानते उनको शेयर भी कर दीजिए। देखिए लाइक सब्सक्राइब किए रहेंगे और बेल आइकन को ऑन, मेन पॉइंट क्या है, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ठीक है, जो भी घंटी दिख रही है, क्योंकि जो भी आगे आने वाले हमारे क्लास हैं, जैसे अभी सब्जेक्टिव का आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का, तो सभी सब्जेक्ट के आपके होते हैं, केमिस्ट्री का अलग होता है, फिजिक्स का, बायो का, मैथ का, सबका तैयारी, तो आपको उनके पहले ही नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय और तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है।